अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज हम ये अपना सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी, 3 डेफिनेशंस पे बात करी थी हमने। 3 डेफिनेशंस हमने एक होम्योस्टेसिस के बारे में बात करी थी, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया था, और तीसरी चीज़ जो बताई थी बेटे वो एक्सक्रीशन बताई थी। ये 3 टॉपिक के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा चल रहा है, तो ये चैप्टर नंबर 1 पे ही सेकंड लेक्चर है हमारा। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में अब ये रिमेनिंग दूसरी चीज़ें, दूसरे टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। इसमें ये भी डेफिनेशंस हैं सारी बेटे, जो आज भी हम इस लेक्चर में करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हम काम कर रहे हैं, जो पिछले लेक्चर में भी किया था और जो आज कर रहे हैं काम, ये काम भी सारा बॉटनी का है। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में जो काम किया था हमने वो भी बॉटनी था, और लेक्चर नंबर 2 में जो आज हम कर रहे हैं ये भी इस चैप्टर की बॉटनी का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन से मुराद मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था मेंटेन करना। रेगुलेशन से मुराद है मेंटेन करना, किसी चीज़ के अमाउंट को या वैल्यू को मेंटेन कराना, इसको रेगुलेशन कहते हैं आप। और ऑस्मो का जो वर्ड है इससे मुराद ये है कि बिलफर्स कोई सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं हमें मालूम है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जितने भी सेल्स हैं, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल्स के हों, उनके पास सेल मेम्ब्रेन है। और हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव इन नेचर। सेलेक्टिव इन नेचर से मुराद ये कि ये पर्टिकुलर चीज़ों को अपने अंदर से बाहर जाने देती है और पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही बाहर से अंदर की तरफ आने देती है। अब यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन कह रहे हैं कि ये रेगुलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर से मुराद बेटे वो प्रेशर जो कि सेल लगाता है ऑन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। बिलफर्ड सेल के अंदर कोई चीज़ पहले से मौजूद है, सेल के बाहर कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन सेल में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो सेल जो प्रेशर अप्लाई करता है कि रोके उस चीज़ को और सेल के अंदर ना आने दे, क्योंकि सेल में ऑलरेडी जगह नहीं है या वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस प्रेशर विच हैज़ बीन exerted बाय अ सेल मेम्ब्रेन ऑन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि अगर आप ये पूछते सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से मुराद क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, यानी कि सेल रेगुलेट करा रहा है, चीज़ों को अपने अंदर आने से रोक रहा है, उन चीज़ों को जिनकी या तो ज़रूरत नहीं है या सेल में ऑलरेडी वो तमाम सब्सटेंसेस मौजूद हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वाटर और सॉल्यूट। पानी जितना होना चाहिए सेल में उतना मौजूद है। सॉल्यूट जो भी हैं जो सेल को रिक्वायर्ड थे वो सेल में मौजूद हैं। तो सेल बाकी का या इजाफी वाटर को या सॉल्यूट को अंदर आने से रोकता है। इस चीज़ के मेंटेन कराने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, यानी कि पानी और सॉल्यूट के लेवल के मेंटेन कराने को भी ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है अगर वो मौजूद है तो फर्दर और इनवर्ड मूवमेंट ना हो, इस चीज़ से रोका जाए, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ लिखा वाटर पोटेंशियल और ये लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों टर्म हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में एक दूसरे के पैरेलल इस्तेमाल होती हैं। इन केस ऑफ प्लांट हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो वाटर पोटेंशियल है। इन केस ऑफ एनिमल्स जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो if we are talking about a plant, then we will use a term which is water potential, and if we are talking about a animal, then we will use a term which is osmotic pressure.
बोथ द टर्म हैव सेम डेफिनेशन, दोनों टर्म्स की सेम डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। अब ये डेफिनेशन है क्या? ये जो लफ्ज़ है वाटर पोटेंशियल का या ऑस्मोटिक प्रेशर का, बेटे ये आपने चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए ये टर्म नई नहीं है और मैंने तकरीबन डेफिनेशन भी वही लिखी हैं जो फर्स्ट ईयर में थी। जैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी के मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी स्टोर हुई हुई है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल के पास पहले से मौजूद है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में मूव करते हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का मतलब वो पानी जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हो और कोई भी दूसरा कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई सॉल्यूट ना हो, इस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 मैक्सिमम। लेकिन अगर आप प्योर वाटर में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है अगर आप पानी में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इट विल बिकम नेगेटिव। इसके अलावा ये साइन है बेटे, ये जो साइन है इसको कहते हैं PSI। ये जो साइन बना हुआ है इसको कहते हैं PSI एंड W स्टैंड फॉर वाटर। दिस साइन इज कॉल्ड PSI और पोटेंशियल एंड W स्टैंड फॉर वाटर। तो दिस इज द एब्रीविएशन फॉर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ये एब्रीविएशन है और मैंने आपसे कहा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? 0। और अगर आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये क्या होता जाएगा? ये नेगेटिव में आती जाएगी वैल्यू। ये बात याद रखने की है। इसके अलावा ये डेफिनेशन जो यहाँ लिखी, ये नई बात है, ये हमने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी थी। कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। किसी भी लिविंग सिस्टम से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सलाहियत कि वो कितना पानी को एक्सक्रीट आउट कर दे, कितना पानी बाहर निकाल दे। अब जाहिर सी बात है, वो जो पानी लिविंग सिस्टम बाहर निकालेगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी बाहर निकालेगा, वो पानी होगा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होगी। इस पानी के निकालने को भी हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। In case of plant it is called water potential and in case of animal it is called osmotic pressure। यानी कि पानी और सोल्यूट का लेवल यहाँ पर भी इन रिलेशन टू वाटर पोटेंशियल के लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कितना वाटर और कितना सोल्यूट मेंटेन कराए, इस चीज़ को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और कितना पानी वो बाहर निकाल दें जिसकी उसको ज़रूरत ना हो। ये प्लांट्स के अंदर यही डेफिनेशन है, एनिमल्स के अंदर भी यही डेफिनेशन है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, प्लांट में वाटर पोटेंशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और एनिमल में ऑस्मोटिक प्रेशर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ तक ये 2 डेफिनेशंस हमने करी। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल में कहते हैं कि ये वो वाटर पोटेंशियल है जो सेल सेप का है। सेल सेप कहते हैं उस सॉल्यूशन को जो वैक्यूल के अंदर होता है। अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ वैक्यूल, अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। तो जो भी सेल सेप है यानी कि जो सॉल्यूशन वैक्यूल के अंदर है, उसका वाटर पोटेंशियल को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर बिलफर्स कोई वैक्यूल है, उसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो भी सॉल्यूशन है उसमें पानी होगा, जाहिर सी बात है, उस पानी का वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। ये 4 डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में। एक होते हैं हाइपरटोनिक, एक होते हैं हाइपोटोनिक और एक होते हैं आइसोटोनिक। ये आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी बेटे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा होता है। मैं एरो ऊपर की तरफ बनाता हूँ उसका मतलब है इंक्रीज, मैं एरो नीचे की तरफ बनाता हूँ उसका मतलब है डिक्रीज। तो अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा है
तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अगर कोई सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का लेवल कम है तो दिस सोल्यूशन विल बी कॉल्ड हाइपोटोनिक। और बिलफर्स कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में तुमने कोई सेल डाल दिया, अब सेल के अंदर भी वाटर और सॉल्यूट उतना ही है जितना सेल के बाहर है। तो अगर बाहर भी वाटर और सॉल्यूट उतना ही हो जितना सेल के अंदर हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स विद ईच अदर एंड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंसेस आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, इनसाइड द सेल भी उतनी हो जितनी आउटसाइड द सेल हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। वो तमाम सॉल्यूशन जिनमें वाटर और सॉल्यूट बाहर और अंदर दोनों तरफ बराबर हों, ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक कहते हैं। फिर ये डेफिनेशन है प्लाज्मोलाइसिस और ये डेफिनेशन है डीप्लाज्मोलाइसिस। बेटे ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी आपके लिए नई नहीं है, चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ी थी, मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि आप एक लिविंग सेल लेते हैं, उस लिविंग सेल को आप एक सोल्यूशन में डालते हैं, जो सोल्यूशन कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप किसी सेल को डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल के अंदर जितना भी पानी होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पानी जो सेल के अंदर से बाहर निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। जिसकी वजह से एक टाइम आएगा कि सेल में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक, या आप यूं कह लें फ्लैसिड हो गए। दोनों लफ्ज़ों के एक ही मायने हैं। तो सेल्स का सुकड़ जाना क्योंकि सेल में से पानी बाहर निकल गया, क्योंकि आपने ऐसे सोल्यूशन में डाला था जिसमें सॉल्ट का लेवल या सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा था और सेल के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा था, तो पानी हमेशा वहाँ मूव करके जाता है जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो। इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल के श्रिंक हो जाने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब आखिरी बात आज की बेटे, डीप्लाज्मोलाइसिस। अब यही जो श्रिंक हुआ हुआ सेल है या फ्लैसिड सेल है, इसको आप उठा के डालें एक सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन कैसा हो? हाइपोटोनिक हो, यानी कि वो सोल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का लेवल कम हो। तो क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है इसमें वाटर ज़्यादा है, सेल में पानी कम है, तो बाहर से सोल्यूशन से पानी मूव होना शुरू होगा अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगी। बाहर से पानी सोल्यूशन से मूव होकर कहाँ भरना शुरू होगा? सेल के अंदर। तो जब सेल में पानी भरना शुरू होगा तो सेल कैसे हो जाएंगे? अगेन दे विल बिकम टर्जिड और स्वेल। सेल टर्जिड हो जाएंगे या स्वेल हो जाएंगे। तो सेल्स के टर्जिड हो जाने को या स्वेल हो जाने को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में जो सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है? हाइपरटोनिक है। डीप्लाज्मोलाइसिस में जो सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है? हाइपोटोनिक है। प्लाज्मोलाइसिस में एक्सोऑस्मोसिस होती है, यानी कि सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाता है। डीप्लाज्मोलाइसिस में एंडोऑस्मोसिस होती है, यानी कि सोल्यूशन से पानी कहाँ आता है? सेल के अंदर। प्लाज्मोलाइसिस में पानी के बाहर निकल जाने की वजह से सेल श्रिंक हो जाते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस में सेल के अंदर पानी भर जाने की वजह से सेल कैसे हो जाते हैं? टर्जिड। सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो बेटे ये डिफरेंस था प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस का। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बेटे डेफिनेशंस करी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिमेनिंग काम फिर इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर का ये कंटिन्यू है, लॉन्ग चैप्टर है, तो वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।